हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारा रह गया था कल, उसे आज हम लोग आज पूरा करेंगे। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपकी हर नए वीडियो का अपडेट मिल सके और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा पहुँचाया जा सके। ओके, तो चलिए बिना आपका समय गंवाए शुरू करता हूँ। आज देखिए भाग 6, संविधान के भाग 6 आर्टिकल 214 से हम लोग शुरू करेंगे उच्च न्यायालय से। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं उच्च न्यायालय। जस्ट अ मिनट। ओके, देखो आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। इसके रिगार्डिंग संसद नियम बना सकती है। एक ही उच्च न्यायालय 2 राज्यों के लिए हो सकता है। ओके, आर्टिकल 215 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय। जैसे आपने पढ़ा था 129, आर्टिकल 129 पढ़ा था ना आपने, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय के रूप में यूज। वैसे ही आर्टिकल 215 जो है वो अभिलेखीय न्यायालय की बात करता है कि मतलब इसका मतलब ये होता है सीधा सा कि हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो अभिलेख, मतलब वो एक जजमेंट कॉपी एविडेंस के रूप में वो अन्य न्यायालयों में, लोअर कोर्ट में मान्य होगा। आर्टिकल 216 में बताया गया है कि उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होगा। ठीक है, 217 में बात किया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद। 218 में कुछ अन्य उपबंध है जो हाई कोर्ट पे लागू होते हैं। 219 में बताया गया हाई कोर्ट के जजों का शपथ, कैसे वो शपथ लेंगे। 220 में है अस्थायी विधि व्यवसाय पर निबंधन। 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। आपको एक चीज़ जान लीजिएगा कि आर्टिकल 221 में जो न्यायाधीशों के वेतन वगैरह का जो चर्चा किया गया है, तो ये वेतन तो मिलता है राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से, लेकिन जब ये रिटायर कर जाते हैं तो इनको पेंशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से। ओके, आगे देखो 222 में है एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर। दैट मीन्स कि 222 में ट्रांसफर की बात की गई है। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की बात की गई है। एक बार तो बीपीएससी में ये भी पूछ दिया था कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस में होती है। 224 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 का है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, जब कोरम नहीं पूरा हो पाता है ना, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ओके, 225 क्या है, विद्यमान उच्च न्यायालयों के अधिकार था। अब 225 में बताया गया है कि हाई कोर्ट का क्या पावर होगा, क्या उसका अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, ये देखो आर्टिकल 226 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट रीट निकालता है, आपको पता होगा। और आर्टिकल 226 के माध्यम से, 226 के माध्यम से कौन निकालता है, तो हाई कोर्ट रीट निकालता है। ठीक है, 227 है अधीक्षण की शक्ति। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट में, उनके अधीक्षण की शक्ति। 228 में है कुछ मामलों का सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में अंतरण। दैट मीन्स कि जो मान लो लोअर कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रहे हो और हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं वो कोर्ट एलिजिबल नहीं है या उसमें संविधान की कोई महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई है, तो आर्टिकल 228 का यूज करके जैसे वो अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, 229 है उसके उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक के बारे में बताया गया। 230 बताया गया अधिकारता और संघराज क्षेत्र पर इसका क्या विस्तार होगा, क्या पावर होगा। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की बात की गई, मैंने आपको बताया था ना, वही है। ठीक है, अब देखो अधीनस्थ न्यायालय। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। आपको पता होगा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। ठीक है, 235 है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, वही हाईकोर्ट के माध्यम से। 236 है निर्वाचन, दैट्स ऑल। 237 मजिस्ट्रेट अध्याय पर लागू। कुछ ऐसे भी अनुबंध है जो मजिस्ट्रेटों वगैरह पर लागू होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो संघराज क्षेत्र। आप अक्सर आपने यूटी वगैरह के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह में भी देखा होगा आपने। अब संवैधानिक कुछ प्रावधान है उसको देख लीजिए। 239 कहता है संघ क्षेत्रों का प्रशासन। आप इतना याद रखिए कि 239 से 242 तक क्या है, आपको टोटल यूटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब इसी में आप पढ़ते हैं दिल्ली के बारे में, संघराज क्षेत्र। ये हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार यही पूछा जाता है। चलो फिर भी देख लेते हैं। आर्टिकल 239 में संघराज क्षेत्र की चर्चा की गई है। 239 क में कुछ संघराज क्षेत्र के स्तंभ में विधानसभा की स्थापना, मंत्रिपरिषद या इसके सृजन की बात की गई है 239 में।
239 क में दिल्ली विधानसभा के बारे में, 239 क में संवैधानिक दंड विफल हो जाने, जैसे मान लो किसी स्टेट मशीनरी अगर फेल कर जाता है तो उस कंडीशन में उसका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, जहाँ विधानसभा है उसकी बात की जा रही है। ओके, क ख की बात की है 239 ख। अब जिस क्षेत्र में विधानमंडल है, जिस क्षेत्र में विधान में, वहाँ अगर विश्रांति काल तो अध्यादेश को प्रख्यापित करने के क्या नियम होंगे उसके बारे में चर्चा की गई 239 ख में। 240 में है कुछ क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति। 241 में है संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय, आप पढ़ चुके हैं कि एक ही हाईकोर्ट दूसरे के लिए भी हो सकता है। 242 में कुल हालांकि इसको निरस्त कर दिया गया है। वैसे ही पंचायतें, अब मैंने आपको बताया था कि 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत को शामिल किया गया है। भाग की अगर बात करें तो भाग 9 में है, भाग 9 में है ये, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 73 अमेंडमेंट से पहले एक 64 अमेंडमेंट आया था। कौन सा अमेंडमेंट? 64, लेकिन वो विफल हो गया था इसको लागू करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सीक्वेंस में करके याद करोगे ना कि दैट मीन्स पहले ये हुआ, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो आपको याद हो जाएंगी चीज़। चलो देख लो, 243 में परिभाषा, पंचायत की परिभाषा दी गई है। उसके बाद में एक सेकेंड, परिभाषा किसकी परिभाषा दी गई है? तो जाहिर सी बात है पंचायत की बात करें तो पंचायत की ही परिभाषा होगी क्या। उसके बाद में 243 का, पंचायत में सबसे पहले क्या होता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? तो जो एक पंचायत में उपस्थित सभी लोग जो कि मत देने के पात्र होते हैं, उन सभी लोगों का नाम जब मतदाता रोल में होता है, रोल में, इलेक्शन रोल में, तो वही ग्राम सभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है। 243 क में ग्राम सभा है। अब ग्राम सभा के लोग ही तो पंचायत का गठन करेंगे, तो उसके नीचे याद रखो पंचायत का गठन। अब गठन तो करना है भाई पंचायत का, उसकी संरचना क्या होगी उसके बारे में 243 ग में बताया गया है, पंचायतों की संरचना। अब उसमें कुछ आरक्षण भी देने की बात की गई है, तो आरक्षण 243 ग में बताया गया है। अब आरक्षण भी दे दिए, ठीक है। अब उसकी अवधि क्या होगी, ठीक, कितने समय के लिए होगा पंचायत? तो आपको पता है कि 5 साल के लिए, प्रथम बैठक से 5 साल, लेकिन यदि बीच में भी भंग होता है तो शेष अवधि के लिए पंचायत चुनाव कराया जाता है। लेकिन अगर वही अवधि 6 माह से कम बची हुई है तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। 243 च में है संसद सदस्यता के लिए अर्हता, आपको पता है 21 साल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे देखो 6 में पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मान लो इसको, ठीक है, वीवीआई इसको मान लिया जाए। 243 6। 243 ज में है कर आरोपित करने की शक्ति, यानी पहले तो शक्ति है, शक्ति क्या शक्ति है भाई? तो कर भी आरोपित कर सकता है, यानी 6 के बाद ही होगा। उसके बाद कुछ वित्तीय स्थिति भी चाहिए, तो 243 झ में है वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के वित्त आयोग का गठन, 243 झ, ठीक है। 243 यहाँ में हो जाएगा पंचायतों के लेखा के ऑडिट की बात की गई है। 243 में पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई, कैसे निर्वाचन होगा? संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने की बात 243 में की गई है। 243 ड की बात की गई है, इस भाग कतिपय क्षेत्र में लागू न होना। 243 ढ में क्या है? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 में किया गया निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। ओके, इसी प्रकार से नगर पालिका को आप देख सकते हैं। नगर पालिका को पता है 74 अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में लागू किया गया। अगर सेक्शन की बात करें भाग की, तो 9 क में है, किसमें है? 9 क में। ओके, और आपको पता होना चाहिए एक बात और जाने की, इसमें कितने 18 विषय हैं जिस पे ये कानून नियम बना सकता है, ठीक है। वही पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत के पास 29 विषय है टोटल, ठीक है। अनुसूची की भी अगर बात कर ली जाए तो 11 भाग 11 में है पंचायत, अनुसूची 11 में है पंचायत, और भाग 12 में है आपको, अनुसूची 12 में है नगर पालिका। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सेम चीज़ है, 243 थ में परिभाषा दी गई है, 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन, 243 द में नगर पालिकाओं की संरचना। उसके बाद वार्ड समिति का गठन दिया गया है, स्थानों का आरक्षण, सेम चीज़ है, बस आप सिक्वली याद करोगे आपको याद हो जाएगा। ओके, और नॉर्मली क्वेश्चन आता है पंचायत से, ठीक है। अब सहकारी समिति के बारे में बस एक चीज़ याद रखो, ठीक है, वो क्या है कि 97 अमेंडमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया, ठीक है। और सहकारी समिति का चर्चा हमें आर्टिकल 19(1) सी में भी प्राप्त होता है। किसमें? आर्टिकल 19(1) सी में, ठीक है।
इसकी चर्चा प्राप्त होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, आगे देखो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अब बताया गया कैसे प्रशासन होगा भाई अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का, जो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 आप पढ़ते होंगे, तो कैसे उसके बारे में बताया गया है कैसे उसका प्रशासन किया जाएगा। तो भाई देखो आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के प्रशासन। 244A असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना। मतलब बताया गया है कि कोई भी जनजाति क्षेत्र है तो उसका शासन कैसे किया। 244 कम बताया गया असम के जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसी प्रकार से आगे अगर हम बात करें संघ राज क्षेत्र के, आपको पता है भाग 11 अगर विधायी संबंध की बात की जाए तो भाग 11 में है आर्टिकल 245 से 255 तक। ठीक है, 245 क्या कहता है देख लो। आर्टिकल 245 कहता है कि संसद और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी संसद और राज्य मंडल द्वारा जो विधानसभा द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो कहाँ लागू होगा, कितना लागू होगा, इसके बारे में 245 चर्चा करता है। 246 कहता है संसद और राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अब 245 कहता है कि कहाँ लागू होगा। 246 कहता है कि किन विषयों पे संसद और विधानसभा कानून बना सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 247 है। ठीक है, एक अतिरिक्त हाईकोर्ट की स्थापना या किसी भी न्यायालय की स्थापना के बारे में संसद की शक्ति। ठीक है, 248 में अवशिष्ट विधायी शक्ति। अब देखो जिस विषय का उल्लेख कहते हैं, जिस विषय का उल्लेख या वर्णन किसी अनुसूची में ना हो, दैट मीन्स कि ना ही केंद्र में हो, ना ही राज्य में, ना ही समवर्ती में, उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और आपको पता होगा ये अवशिष्ट शक्ति है किसके पास, तो संघ के पास, आर्टिकल 248। और जब हमारा देश गुलाम था, आई मीन जब ब्रिटिश शासन था, तो उसमें गवर्नर जनरल के पास अधिशिष्ट शक्तियाँ थी। ठीक है, 249 कहता है कि राज्य सूची पर राष्ट्र हित में संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन देखो 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि इसके लिए राज्यसभा को 2/3 बहुमत से, राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से एक बिल पास करना होगा, तभी वो कानून बना सकती है। ठीक है, 250 इसमें कहा गया है कि यदि आपातकाल लागू हो तो भी संसद कानून बना सकती है। ठीक है, 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249-50 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान बनाई गई विधियों में असंगति। अब देखो 251 में कहा गया है कि संसद अगर कोई नियम बनाती है 249, 250 का, और उसी संबंध में अगर विधानसभा भी अगर कोई नियम बनाती है और दोनों में टकराहट होती है, ठीक है, तो टकराहट की मात्रा तक राज्य विधानसभा की जो नियम कानून होंगे वो निरस्त माने जाएंगे। 252 कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 और मोर देन 2 स्टेट, ठीक है, जब सहमत हो किसी विषय पे कि इस विषय पे केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, तो केंद्र सरकार उन 2 राज्यों के लिए स्पेशली कानून बना सकती है, 252 में कहा गया है। लेकिन हाँ, कोई और राज्य भी बाद में इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो 253 ये अंतर्राष्ट्रीय संधि को प्रभावी बनाने के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई संशोधन या किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, परमिशन की जरूरत नहीं है संघ सरकार को। 253 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार अपने नियम बना सकती है। ठीक है, चलो आगे देखो संघ राज्य प्रशासनिक संबंध भाग 12 में है, 256 से लेकर 263 तक दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रशासनिक संबंध में क्या है, 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। ठीक है, अब दैट मीन्स कि अगर संघ सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है तो उसको राज्य सरकार को मानना होगा। 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, अगर नहीं मानेगा तो भाई नियंत्रण होगा ही, जाहिर सी बात है। आप गलती करेंगे तो भाई हम आप गार्जियन होने के नाते आपको समझाएंगे। 257 राज्यों को सशस्त्र बल अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग। अब जैसे आपने आपसा का सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सुना होगा, तो वहाँ कभी कभी फोर्सेस को, पार्लियामेंट्री फोर्सेस को तैनात करना पड़ता है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाए। तो उसी के बारे में 257 में बताया गया। 258 में बात की गई है कुछ राज्यों को शक्ति, जैसे आदि संघ की शक्ति, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाते हैं, उसमें पावर्स इंटरचेंज होने लगता है। ठीक है, बस उसी के बारे में बताया गया 258 में। ठीक है, देखो इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें देखो वहीं एक आर्टिकल है 263, इसको पढ़ लो आप, 262 देख लो। तो देखो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। ठीक है, और 262 में है अंतर्राज्यीय नदी या नदी परिषद की स्थापना, विवाद अधिकरण रहता है आर्टिकल 262 में।
अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की बात की गई और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई। ठीक है, अब राज्य का वित्तीय संबंध भाग 12 में है, 264 या 265 से कह लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये याद रखो, जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। 266 कॉन्सोलिडेटेड फंड की बात की गई है, संचित निधि, देखो ये संचित निधि है ना, संचित निधि की बात की गई है 266 में। 267 में आकस्मिक निधि है। ठीक है, 267 में कौन सा आकस्मिक निधि है, एक सेकेंड। ठीक है, 269 में क्या है, संघ द्वारा उद्गृहित, मतलब केंद्र सरकार को टैक्स लगाती है और उसको वसूलती है और उसको राज्य को सौंप देती है। ये 269 में कहा गया, 269 में कहा गया, बताया गया। ठीक है, अब उसी पर 270 में देखो, 270 में कहा कि उद्गृहित कर और उनका संघ राज्य क्षेत्र, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये 269। देखो 269 और 270 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 269 कहता है कि केंद्र सरकार ही टैक्स लगाएगी, वसूलेगी और राज्यों को दे देगी, लेकिन 270 कहता है कि केंद्र सरकार वसूलती, जो टैक्स वसूलती है उसका केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा ये बांटा जाता है वित्त आयोग की अनुशंसा पे, वित्त आयोग की अनुशंसा पे। ठीक है, उसी प्रकार से 271 है कुछ शुल्क और कर पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार, अधिभार की अधिशेष आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, उसकी चर्चा है। ठीक है, फिर 272 में को निरस्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया है। फिर 273 जूट और जूट उत्पाद पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अब देखो पहले बिहार पश्चिम बंगाल को भी मिलता था अनुदान, लेकिन शायद अभी ये खत्म कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखो 275 देख लो, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, अभी भी आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अनुदान देती है राज्यों को। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार 276 है वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविकों और नियोजनों पर कर के बारे में। उसके बाद आप देख लो सीधे 280 देखो, 280 वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 5 सदस्यीय संस्था होती है, प्रत्येक 5 वर्ष पे राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का काम होता है संघ और राज्य के बीच में करों के बंटवारे से संबंधित अनुशंसा करना या कोई और अंतरिम सुझाव देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाए, साथ ही साथ पंचायतों के लिए भी वित्त की व्यवस्था करना या वित्त के बारे में सुझाव देना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों से संबंधित अनुशंसाएं कर सकती है, तो आपको याद रखिएगा बिल्कुल कर सकती है। ओके, फिर 282 देख लो, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के से किए जाने वाले व्यय की बात की गई है। ओके, देखो जहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बात करने का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चलो आगे देख लो, सरकार के अधिकार और दायित्व। ठीक है, कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला है और आपको इच्छा हो तो आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हाँ ये देखो यार आर्टिकल 300, ये बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी पीटी में लास्ट ईयर पूछा गया था। आर्टिकल 300 में क्या है, तो याद रखना वाद और कार्यवाहियाँ, वाद और कार्यवाही। वही आर्टिकल 300 क में क्या है, संपत्ति का अधिकार। आपको पता है ये एक विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार है ये। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन आर्टिकल 44 अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से इसको हमें क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब देखो राज्य के व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई थी, याद रखना आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता की बात करता है। 302 निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति, मतलब अगर कोई प्रतिबंध या कोई नियम बनाना हो तो कौन बनाएगा, तो ये संसद ही बना सकती है। 302 में वही बात की गई है। ठीक है, अब उसके बाद में 303 में कहा गया है कि संघ और राज्य की अगर दोनों नियम बनाते हैं तो उन पर कुछ निर्बंधन भी होना चाहिए, कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। वही 303 में, यानी 301 में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, 302 में संसद की शक्ति, 303 में भी है विधानसभा और संघ दोनों की शक्ति। ठीक है, 304 में है राज्यों और विधानसभाओं, मतलब विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य पर निर्बंधन लगाया गया है, कैसे क्या होगा, शर्तें आरोपित की गई हैं। ओके, अब देखो 307 क्या है, 307 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति। अब देखो 301 से 304 कहता है कि आर्टिकल 301 से 304 तक के जो शर्त है उसे लागू करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आगे देखो लोक सेवा, 308 निर्वाचन। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
312 देखो अखिल भारतीय सेवा, आपको बता दूं कि अखिल भारतीय सेवा में 3 ही सेवा आता है, IAS, IPS और IFS, यही 3 प्रमुख सिविल सेवा होते हैं। ठीक है, 312, 313 छोड़ दो, 314 छोड़ दो, 315 में आ जाओ। 312 सिविल सेवा का आपने पढ़ लिया। 315 में है कि संघ और राज्य के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, इसी के माध्यम से हर स्टेट भी अपना एक लोक सेवा आयोग बनाता है। ठीक है, 316 में था सदस्यों की नियुक्ति क्या होगी, उसकी पदावधि क्या होगी। यहीं पे याद रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन उसे हटाता कौन है, उसे हटाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति करेगा राज्यपाल लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। ओके, उसके आगे देखो 315 मैंने आपको बता दिया, लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, 320 देख लो, 320 इंपॉर्टेंट है, इसमें आयोग के कार्य दिए गए। ठीक है, इसमें 320 में आयोग के कार्य दिए गए हैं और 323 के माध्यम से आयोग अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति या राज्यपाल को। केंद्र की बात हो तो राष्ट्रपति को, राज्य की बात हो तो राज्यपाल को। ठीक है, चलिए अधिकरण की बात कर ली जाए तो अधिकरण की स्थापना देख लो भाई, 323 का इसे भी अमेंडमेंट के द्वारा ही लागू किया गया है, अन्य विषयों के संबंध में अधिकरण। ठीक है, अब निर्वाचन भी जरा देख लिया जाए, लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं तो आर्टिकल 324 एक चुनाव आयोग की बात करता है, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 325 कहता है धर्म मूलवंश, मतलब इसके आधार पे मूलवंश जाति लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए। ठीक है, 326 कहा जाता है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार होना, यानी 326 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। ओके, 327 क्या है, 327 कहा गया है कि विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में संसद के पास ये पावर है कि वो नियम बना सकती है। ठीक है, अब देखो चलो यहाँ हो गया, इसमें 3 ही आर्टिकल बस पढ़ना था, आर्टिकल 324, 325, 326। ओके, बस कुछ वर्ग से भी संबंधित विशेष, अब SC ST से संबंधित जो है ये तो हालांकि अभी ख़त्म भी कर दिया है कुछ हद तक। देखो SC ST का रिजर्वेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसमें, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही, आई मीन टू से कि संसद में जो आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 330 के तहत, और 332 में मिलता है राज्य में, राज्य विधानसभा में। तो याद रखना 330 और 332 को एक साथ याद रखो, 331 और 333 को एक साथ याद रखो। दैट मीन्स कि 330 में है और 332 में SC ST रिजर्वेशन, 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि, हालांकि इसको अभी खत्म कर दिया गया है अमेंडमेंट के माध्यम से, 333 में राज्य विधानसभा में। ओके, उसके बाद देख लो आप, उसके बाद कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 338 और 338A। ठीक है, 89 अमेंडमेंट के द्वारा 338 को अलग किया गया था। ठीक है, इसमें आयोग की बात की गई है, अनुसूचित जाति आयोग 338 में है, 338 क में है, 338A में है ST आयोग। ओके, उसके बाद देख लो 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए नियुक्ति। ठीक है, अभी हाँ देखो मैं आपको एक बताना भूल गया, 338B 338B या ख कह लो, इसमें है OBC आयोग। ओके, आगे देखो राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या होगी, ये आर्टिकल 343 में बात की गई है। 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की शक्ति। 345 का राज्य की राजभाषा क्या होगी, इसकी चर्चा 345 में की गई है। याद रखें 343 में संघ की राजभाषा, 344 है राज्य की भाषा के संबंध में आयोग और संसद की शक्ति, 345 है राज्य की राजभाषा। ठीक है, 346 कहता है एक और दूसरे राज्य के बीच में कौन सी भाषा होगी, मतलब पत्राचार का माध्यम क्या होगा। 347 किसी जनसंख्या के अनुभाग में बोले जाने भाषा के संबंध में विशेष उपपद, मतलब किसी एक पार्टिकुलर रीजन में अगर कोई भाषा बोले तो उसके संबंध में कोई नियम बनाया जा सकता है। ओके, फिर 348 देखो इंपॉर्टेंट है, 348 इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, और साथ ही साथ विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा की गई 348 में। ठीक है, देखो 349 में क्या है, इसमें कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, 350A इंपॉर्टेंट है,
तो आप ये देख लो, एक बार रिपीट कर लो इसको। 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की शक्ति, 345 है राज्य की राजभाषा, 346 है एक राज्य दूसरे राज्य में पत्राचार का माध्यम क्या होगा, 347 है कि किसी पार्टिकुलर भाग में बोली जाने वाली भाषा के संबंध में नियम बनाना, 348 है इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और साथ ही साथ विधेयकों के बारे में कौन सी भाषा लागू होगी। ओके, 350 छोड़ दो, 350 क देख लो, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 350 क देख लो, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। ठीक है, 351 का क्या है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, लेकिन विकास हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपात की उद्घोषणा होती है आर्टिकल 352 के माध्यम से, और इसका 3 आधार होता है। एक तो सशस्त्र विद्रोह, पहले ही आंतरिक अशांति था मूल संविधान में, लेकिन उसको अमेंड करके 44 में, और उसमें सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, और देखो, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे मौलिक अधिकार का सस्पेंशन नहीं हो सकता है अब। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ होती है युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे 352 लागू होता है। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद एक महीने के अंदर संसद के द्वारा विशेष मेजोरिटी से इसको पास करना होता है, अन्यथा ये खत्म हो जाएगा। 353 आपात उद्घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है आपको पता है। आर्टिकल 358 359 के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार पे कुछ निबंधन आरोपित हो जाते हैं। फिर 354 है कि जब आपात की उद्घोषणा है तब राजस्व के वितरण में राजस्व का जो ट्रांसफर होता है उसमें संशोधन हो जाएगा। 355 है कि राज्य की रक्षा करने का दायित्व किसका होता है, संघ का होता है। 356 है राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता, जो राष्ट्रपति शासन के नाम से आप जानते हैं। 357 है, 356 के अधीन जो घोषणा की जाती है उस विधायी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, नियंत्रण कौन करेगा। देखो, आर्टिकल 358 में है कि आर्टिकल 358 है कि अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाता है। ये स्वतः ही होता है, जब आक्रमण वगैरह की जब आपात की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 358 के माध्यम से आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। ठीक है, इसका सस्पेंशन। लेकिन 359 जो है वो राष्ट्रपति अधिघोषित करेगा, सूचना जारी करेगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार पर निबंधन लागू किए जाएंगे। ठीक है, 360 है वित्तीय उपबंध के बारे में प्रधान, आज तक कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में लागू नहीं हुआ है। अब देखो, प्रकीर्ण शक्तियाँ देख लो एक बार। 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण की बात की गई है, मतलब उनको कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि जैसे सिविल राइट्स के लिए कोई केस वगैरह पता होती है कि दवा नहीं चलाया जाता है, इस तरह की। ओके, 361 क में है संसद और राज्य विधान में कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। 361 ख में है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता। 362 में है शासकों के अधिकार और विशेष, हालांकि निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है, बस 361 याद रखो यार, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, संविधान का संशोधन 368 है, आपको पता है। ठीक है, 368 ये तो पता ही होना चाहिए। 3 प्रकार का संशोधन होता है। जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा ना टॉपिक बाई टॉपिक, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर, 2200 भाग संपूर्ण अनुच्छेद में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखो। संविधान के संशोधन के बाद में अस्थायी संगठन का विशेष उपबंध, कुछ राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, तो ये जरूरी है, आप याद कर लो इसको। ठीक है, 370 तो मान चलो खत्म हो गया, लेकिन 371 से याद करो। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में उपबंध करता है, वहाँ का प्रशासन कैसे होगा। फिर इसको याद करने का ट्रिक बताओ, 371 से लेके 371 ग तक याद रखना। NAM नाम, या फिर इंग्लिश में कर लो इसको, NAM क्या होगा, NAM से N से हो गया नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर। ठीक है, तो ABC तो याद हो गया, 371 तो याद ही रहेगा महाराष्ट्र गुजरात। उसके बाद ABC याद हो गया। उसके बाद देखो D मैंने 371 घ आंध्र प्रदेश के बारे में, घ और अंग दोनों आंध्र प्रदेश के बारे में। 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य और 371 अंग यानी ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित। 371 छ सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, ऐसे याद रखो। सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक। देखो, कर्नाटक गोवा से नीचे है, तो याद रखना 371 जब कर्नाटक जो है मैप में भी देखो गोवा के नीचे है, यहाँ भी नीचे ही है, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक। ओके, चलो देखो, अब इसके बाद कुछ ऐसा अनुच्छेद है नहीं, ऐसा आर्टिकल है नहीं जो मैं आपको बताऊं। तो है गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं संपूर्ण
अनुच्छेद, दैट मीन्स कि पूरे संविधान को हिंदी माध्यम में, प्योर हिंदी माध्यम में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।